Namaste. Happy Navratri to all. Today is day 4 and the color is yellow. We have with us Dr. Meenu Agarwal. I welcome you, ma'am. Thank you. Dr. Meenu Agarwal is a highly accomplished infertility specialist and a laparoscopic surgeon with over 35 years of clinical and surgical experience. She is holding an esteemed qualification including DNB, DGO from Armed Force Medical College, Pune. She is specialized training in endoscopic and IVF from Germany. She is also a European board certified bachelor in reproductive surgery. Renowned for her expertise in minimal invasive gynecological procedures, Dr. Agarwal has been at the forefront of advanced reproductive and endoscopic. Ma'am, my first question to you is, what is IVF and who should go for IVF? Thank you टीना for asking this question, very relevant question. जब हम IVF के बारे में बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा रहता है कि पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं, यानी कि 36-37 इयर्स ऑफ एज है, 2 साल शादी को हुए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, तो वो केसेस में हमको कभी-कभी IVF की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर उनके ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, या फिर उनको हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो कम है या स्पर्म काउंट बिल्कुल भी नहीं है। अभी ऐसा है कि अगर 0 स्पर्म काउंट है, वो केसेस में भी हम डायरेक्टली टेस्टिस से स्पर्म्स लेकर के उसको हम वुमेन के एग्स को फर्टिलाइज करते हैं और उससे हम बेबी तैयार कर सकते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस हैं। उसके अलावा कभी-कभी एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड यूट्रस, कुछ यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, या किसी-किसी को कंजेनिटल यूट्राइन इश्यूज रहते हैं, तो वो सब केसेस में हम IVF कर सकते हैं। My next question is, what is the success rate of IVF and what are the factors it depends on? Yes. Now when we talk about success rate of IVF, ये बहुत एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एज ऑफ द वुमेन है। अगर एज ऑफ द वुमेन मोर देन 35 है तो हमारा सक्सेस रेट थोड़ा ड्रॉप होता है, और अगर लेस देन 35 है, यंगर एज ग्रुप है, उसमें हमारे सक्सेस रेट इवन अप टू 70% तक भी जा सकते हैं। मैम, आप हमें IVF के जो प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कीजिए। IVF में हम पहले तो लेडी को हम कुछ इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो वो सेकेंड डे ऑफ द पीरियड से शुरू होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 8 to 10 डेज तक इंजेक्शंस लेते हैं, उसके बाद एग्स रेडी हो जाते हैं। फिर वो एग्स को हम एक थोड़ा सा एनेस्थीसिया देकर के उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, एस्पिरेट करते हैं बॉडी के बाहर निकाल के फिर हस्बैंड के स्पर्म से उनको हम फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद दे आर कॉल्ड एम्ब्रियोज, एंड वो एम्ब्रियोज को हम आउटसाइड द बॉडी वी लेट देम ग्रो फॉर 3 to 5 days, आफ्टर विच दे आर रेडी टू बी ट्रांसफर्ड इधर इन द सेम साइकिल, और कभी कभी हम उनको फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर करते हैं। और अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं तो वो हम नेक्स्ट बेबी के लिए भी उनको हम फ्रीज करके रख सकते हैं। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं IVF रिलेटेड? थैंक यू टीना, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। जनरली IVF जो है ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। हाउएवर अगर बहुत यंग है लेडी और उनके एग्स की जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है, बट अभी हमारे पास ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें अगर लेडी के एग्स ज़्यादा हैं तो भी हम ओवर स्टिमुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, सिंगल ब्लास्टोसिस्ट यानी डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको 2 एम्ब्रियोस ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो कभी ट्विंस हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा केयर जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है। वो एक तरह से हम उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं कह सकते, बट हाँ एक एक्स्ट्रा केयरफुल प्रेगनेंसी करनी पड़ती है। मैम, जिनकी IVF प्रेगनेंसी होती है उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या केयर लेना चाहिए? थैंक यू। IVF प्रेगनेंसी एक्चुअली एनी अदर प्रेगनेंसी की तरह ही है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में हम कुछ उनको सपोर्ट करने के लिए इंजेक्शंस या मेडिसिन्स देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो मेडिसिन्स कम हो जाते हैं, देन इट इज़ लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी। हाउएवर कभी कभी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हमको देखना पड़ता है, प्रेगनेंसी में बढ़ तो नहीं रहा है, डायबिटीज़ तो नहीं है उनको, जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार IVF पेशेंट्स लेटर एज ग्रुप में आते हैं, थोड़े ओल्डर
एज वुमेन रहते हैं, तो उनमें हमको ये सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। उनके कुछ फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई है या कोई और ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें हमको प्लान करके एक सी सेक्शन करना पड़ता है, so we don't go for a normal delivery. So all these things we have to be more careful as compared to somebody who's conceived spontaneously. But pregnancy, baby, it is same. There is no difference. Thank you so much, ma'am. Ma'am, our next question is, what is your keynote message जो couples के लिए जो IVF plan कर चुके हैं और जो IVF plan करने वाले हैं? एक तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है कि जिन्होंने आईवीएफ किया है और जो सक्सेसफुल हुआ है, प्लीज टेल पीपल, बहुत बारी वो बताते नहीं है, वो बोलते नहीं अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो हम अपने पास ही रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन बताने से आप बाकी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग है, जिनको आईवीएफ करना है, प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर, द काउंसलर एट द सेंटर। आपको जो क्वेश्चंस हैं आप पूरा उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए और फिर आप आईवीएफ के लिए जाइए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। अभी इसको ऑलमोस्ट आई वुड से 50 इयर्स प्लस हो गए हैं ये टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड में आकर के, तो देयर इज नो इशू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज आपने हमें आईवीएफ के बारे में जानकारी दी, उसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया। यू ऑल्सो टोल्ड अबाउट द सक्सेस रेट इन द आईवीएफ. We have also come to know that what steps have to be taken who are going through IVF and who are planning for IVF. Thank you so much once again, ma'am. Thank you. And IVF is not a taboo by WHO. It is just any other problem, infertility, just like diabetes, hypertension, or any other problem in the body. The fertility concerns are same. So no problem. Come out of it. Meet your doctor and plan your pregnancy depending on what your doctor advises you. Thank you very much. Thank you, ma'am.